नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल ब्रांच में। आज का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पल्प, या फिर आप कह सकते हो प्रिपरेशन ऑफ वुड पल्प बाय सल्फेट प्रोसेस। इस प्रोसेस में सोडियम सल्फेट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को सल्फेट प्रोसेस कहते हैं। और कभी कभी एग्ज़ाम में ये क्राफ्ट प्रोसेस के नाम से भी आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। आज की वीडियो में हम फ्लोसी डायग्राम के द्वारा ये समझेंगे कि इंडस्ट्री में वुड के द्वारा पल्प कैसे बनाया जाता है। आगे वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे और साथ में मैं आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पल्प क्या है। पल्प एक सॉफ्ट और मॉइस्ट मास वाला कमर्शियल सेलुलोज या फिर आप कह सकते हो फाइबर मटेरियल है, जिसे वुड, फ्रूट्स, बेगास etc से मैकेनिकल या केमिकल या सेमी केमिकल मेथड के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसका यूज़ मुख्यतः पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने के लिए करते हैं। अगर बात करें इसके रॉ मटेरियल की, तो पल्प बनाने के लिए मुख्यतः हार्डवुड, सॉफ्टवुड, बेगास, वेस्ट पेपर etc का यूज़ करते हैं। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं, पल्प के निर्माण में मुख्यतः पल्पिंग की प्रोसेस होती है। तो अब सवाल ये बनता है कि पल्पिंग की प्रोसेस क्या है। मुझसे इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था, तो इसका जवाब ये है, जब पल्प के निर्माण में रॉ सोर्स से फाइबर मटेरियल को सेपरेट और ब्रेक करते हैं, तो इस प्रोसेस को पल्पिंग की प्रोसेस कहते हैं। और ये मुख्यतः 3 टाइप की होती है: केमिकल पल्पिंग, मैकेनिकल पल्पिंग और सेमी केमिकल पल्पिंग। और अधिकतर इंडस्ट्री में केमिकल पल्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये जो प्रोसेस है इसमें भी केमिकल पल्पिंग होती है, क्योंकि इसमें हम सोडियम सल्फेट केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अब हम पल्प के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले सभी इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे और फिर इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। ऐसा करने से ये टॉपिक आपको अच्छे से और लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे कहते हैं चिप बिन सेक्शन। इसके अंदर चिप्स को स्टोर करते हैं। मान लीजिए हमको 1 टन पल्प बनाना है, तो 1 टन पल्प बनाने के लिए जितने चिप्स की आवश्यकता होती है उसको पहले से चिप बिन में स्टोर कर लेते हैं। अब सवाल ये बनता है कि चिप्स क्या है। देखिए, जब लकड़ियों को घिसकर पतले और छोटे छोटे साइज़ में काटा जाता है, तो उन वुड पीसेस को चिप्स कहते हैं। और इनके साइज़ को 2 से 5 सेंटीमीटर और थिकनेस को 1 सेंटीमीटर से कम रखा जाता है। और इस चिप बिन सेक्शन के साथ और भी सेक्शन जुड़े होते हैं, जैसे कि डी बार सेक्शन जहाँ पर लकड़ियों को घिसते हैं, और कटिंग सेक्शन जहाँ पर बड़े बड़े ब्लेड के द्वारा लकड़ियों को छोटे छोटे पीस में मतलब चिप्स के रूप में काटते हैं, और वॉशिंग सेक्शन जहाँ पर इन चिप्स को वॉश किया जाता है, जिससे चिप्स में उपस्थित इम्प्यूरिटी चिप्स से अलग हो जाती है। और इसको कहते हैं रोटेटिंग टैपर्ड प्लग स्क्रू। इसके द्वारा मुख्यतः प्री हीटिंग की प्रोसेस कराई जाती है, जिससे चिप्स में उपस्थित ऑयल कंटेंट, जिसको हम टार्पाटाइन भी कहते हैं, को चिप्स से अलग किया जाता है। और इसके द्वारा चिप्स को बिना फ्लो गैप और ब्रेक के कॉन्टिन्यूस डाइजेस्टर में पहुंचाया जाता है। और इसको कहते हैं 3 वे वॉल्व। इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में मैं भी आपको आगे बताऊंगा। और ये एक तरह का रिसर्कुलेटिंग पंप होता है, जिसके द्वारा लीकर को प्रोसेस के दौरान कॉन्टिन्यूस रिसर्कुलेट करते रहते हैं। और इसे कहते हैं मिक्स टैंक। इसके अंदर वाइट लीकर, जिसको हम कुकिंग लीकर या फिर डाइजेशन लीकर भी कहते हैं, को स्टोर करते हैं। और इसे कहते हैं 4 स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसके द्वारा वाइट लीकर को हम यहाँ से पहुँचाते हैं कॉन्टिन्यूस डाइजेस्टर में। अब ये जो इक्विपमेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है। इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस डाइजेस्टर। ये अपने आप में कई सारे सेक्शन में डिवाइड रहता है, मतलब इसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट रहते हैं। इसकी जो हाइट रहती है, मतलब जो लंबाई रहती है, वो 25 से 30 मीटर के बीच में रहती है। इसके टॉप सेक्शन में जो टेम्परेचर होता है वो 140 से 150 डिग्री सेल्सियस रहता है। और बॉटम अपर सेक्शन में 170 से 180 डिग्री सेल्सियस रहता है, और बॉटम सेक्शन में 65 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इसके अंदर प्रोसेस के दौरान जो प्रेशर रहता है वो 660 से लेकर 750 एटीएम के बीच में रहता है। और इसके अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम स्टीम इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर मुख्यतः पल्पिंग की प्रोसेस होती है, जिसके लिए वाइट लीकर और वाटर का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं इसके अंदर होने वाली वर्किंग प्रोसेस के बारे में आपको अच्छे से आगे बताने वाला हूँ। और इसे कहते हैं स्ट्रेनर। इसके द्वारा पल्प और ब्लैक लीकर को एक दूसरे से अलग करते हैं। और इसे कहते हैं ब्लो डाउन वॉल्व। इसके द्वारा
पल्प मिक्सचर को हम ब्लो टैंक में पहुंचाते हैं और ब्लो टैंक में पल्प मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए स्टोर करते हैं। तो उसी दौरान पल्प मिक्सचर के टेम्परेचर से स्टीम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम प्री हीटिंग के लिए और प्रोसेस में दूसरे काम के लिए करते हैं और इसे कहते हैं स्क्रीन्स। इसके द्वारा पल्प मिक्सचर में उपस्थित गुच्छेदार पल्प या फिर आप कह सकते हो पल्प नोट्स और अनडाइजेस्ट रेसिड्यू को अलग किया जाता है और इन्हें कहते हैं रोटरी फिल्टर प्रेस या फिर आप कह सकते हो ड्रम। इनके द्वारा मुख्यतः फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कराई जाती है। मतलब जो सलरी पल्प मिक्सचर होता है उसमें से पल्प और ब्लैक लीकर को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो दोस्तों अब हम पल्प के प्रोडक्शन की वर्किंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डायग्राम के द्वारा समझेंगे। अब आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लकड़ियों को घिसकर और फिर छोटे छोटे साइज़ में काटकर, मतलब चिप्स के रूप में काटकर वॉशिंग करने के बाद चिप बिन में स्टोर कर लेते हैं। जब प्रोसेस होती है तो स्टार वॉल्व के द्वारा चिप्स को हम यहाँ से पहुँचाते हैं रोटेटिंग टैपर्ड प्लग स्क्रू में। यहाँ पर मुख्यतः प्री हीटिंग की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब स्टीम एनर्जी के द्वारा वुड चिप्स को प्री हीट करते हैं तो वुड चिप्स में उपस्थित ऑयल कंटेंट चिप्स में से अलग हो जाते हैं और टार्पाटाइन के रूप में हमको प्राप्त होते हैं। जिस समय ये सारी प्रोसेस होती है उसी दौरान 4 स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा मिक्स टैंक में से वाइट लीकर को 12 से 14 एटीएम प्रेशर के साथ यहाँ से भेजते हैं कॉन्टिन्यूस डाइजेस्टर में। जब लीकर डाइजेस्टर में पहुंचता है तब यहाँ पर होती है रीसर्कुलेटिंग की प्रोसेस। कहने का मतलब यह है प्रोसेस के दौरान लगातार लीकर को हम रीसर्कुलेट करते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए जो हमको यहाँ से चिप्स मिलते हैं उन चिप्स को हमें डाइजेस्टर के टॉप सेक्शन में पहुँचाना है, जिसके लिए हम लीकर का इस्तेमाल करते हैं। जब लीकर यहाँ से रीसर्कुलेट होकर डाइजेस्टर के टॉप सेक्शन में जाता है तो अपने साथ यहाँ से आने वाले चिप्स को भी डाइजेस्टर के अंदर ले जाता है। और जब चिप्स कॉन्टिन्यूस डाइजेस्टर में पहुँचते हैं तब यहाँ पर मुख्यतः पल्पिंग की प्रोसेस होती है, जिसके लिए वाटर और वाइट लीकर का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट को नोट करना है, जो वाइट लीकर होता है उसको हम कुकिंग लीकर या फिर डाइजेशन लीकर भी कहते हैं। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोडियम सल्फेट केमिकल पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से देखना। तो जब कुकिंग की प्रोसेस होती है तो चिप से हमको फाइबर्स मिलते हैं। ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि बाइंडिंग मटेरियल, जिनको हम लिग्निन बॉन्ड कहते हैं, के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इन लिग्निन बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमको अच्छी क्वालिटी का पल्प मिलता है और फिर अच्छी क्वालिटी का पेपर बनता है। तो जब डिलिग्निफिकेशन की प्रोसेस होती है तो ये लिग्निन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और फिर हमको इंडिपेंडेंट फाइबर मिलते हैं। इन फाइबर को हम पल्प कहते हैं और इस पूरी प्रोसेस को पल्पिंग की प्रोसेस कहा जाता है। अब जब डाइजेस्टर में पल्पिंग की प्रोसेस हो जाती है तो डाइजेस्टर के बॉटम सेक्शन से जो हमको मिक्सचर मिलता है उसे कहते हैं ब्राउन स्टॉक। मतलब ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर पल्प और ब्लैक लीकर पाया जाता है। अब इस मिक्सचर को यहाँ से भेजते हैं स्ट्रेनर में। यहाँ पर क्या होता है, पल्प और ब्लैक लीकर को एक दूसरे से अलग करते हैं। अब जो हमको यहाँ से पल्प मिक्सचर मिलता है उसे कहते हैं सलरी पल्प मिक्सचर, जिसको ब्लो डाउन वॉल्व के द्वारा यहाँ से भेजते हैं ब्लो टैंक में और कुछ टाइम के लिए स्टोर कर देते हैं। और जो हमको यहाँ से इम्प्यूरिटी मिलती है जिसे कहते हैं ब्लैक लीकर पर्ज, उसको हम यहाँ से रिसाइकिल कर देते हैं। कहने का मतलब यह है ब्लैक लीकर को हम यहाँ से भेज देते हैं डाइजेस्टर में और इसका इस्तेमाल फिर से लीकर के रूप में करते हैं और साथ ही साथ बॉटम सेक्शन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए करते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये जो ब्लैक लीकर होता है ये असल में वाइट लीकर होता है। क्या होता है, जब यहाँ पर पल्पिंग की प्रोसेस होती है तो वाइट लीकर के अंदर इम्प्यूरिटी जैसे कि कार्बन घुल जाती है, जिसकी वजह से जो वाइट लीकर होता है वो ब्लैक हो जाता है और ब्लैक लीकर पर्ज में बदल जाता है। अब जो ब्लो टैंक में सलरी पल्प मिक्सचर होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो उसके टेम्परेचर को हम यूटिलाइज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सलरी पल्प मिक्सचर होता है उसके टेम्परेचर के द्वारा हम स्टीम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और उसका इस्तेमाल हम प्री हीटिंग के लिए और इंडस्ट्री में दूसरे काम के लिए करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है,
जो सैलरी पल्प मिक्सचर में गैस डिसॉल्व होती है जैसे कि कार्बन, उसको हम यहाँ से रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सैलरी पल्प मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म हो जाता है। उसके बाद सैलरी पल्प मिक्सचर को यहाँ से भेजते हैं स्क्रीन में। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर लिग्निन बॉन्ड की वजह से सैलरी पल्प मिक्सचर में पल्प नोट्स बन जाते हैं और अनडाइजेस्ट चिप्स रह जाते हैं तो स्क्रीन उन पल्प नोट्स और चिप्स को यहीं पर रोक देता है और जो यूनिफॉर्म सैलरी पल्प मिक्सचर होता है वो यहाँ से निकल कर पहुँच जाता है रोटेटिंग फिल्टर प्रेस में। और यहाँ पर मुख्यतः फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है जिसके लिए हॉट वाटर का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये है सॉलिड पल्प और ब्लैक लीकर को एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से देखना। तो जब सैलरी पल्प मिक्सचर पहले वाले फिल्टर में पहुँचता है तो यहाँ पर मुख्यतः फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। कहने का मतलब यह है सैलरी पल्प मिक्सचर में उपस्थित ब्लैक लीकर, जिसको हम रिच ब्लैक लीकर भी कहते हैं, वो मिक्सचर से अलग होकर रिसाइकलिंग के लिए चला जाता है और जो हमको यहाँ से सैलरी पल्प मिक्सचर मिलता है उसमें पल्प की मात्रा ज़्यादा होती है जिसको हम दूसरे वाले फिल्टर में भेजते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन के साथ साथ वॉशिंग की प्रोसेस भी होती है जिसके लिए वाटर का इस्तेमाल करते हैं और फिर हमको यहाँ से सॉलिड पल्प मिलता है जिसका लगभग 70% हम पेपर मिल में यूज़ करते हैं और लगभग 30% ब्लीचिंग प्लांट में इस्तेमाल करते हैं। और जो हमको यहाँ से लीकर मिलता है उसे कहते हैं वीक लीकर, जिसको हम प्रोसेस के दौरान लगातार रिसर्कुलेट करते रहते हैं। और यह है मेरे नोट्स। अगर आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस पल्प के द्वारा पेपर कैसे बनाया जाता है। और इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी पूछना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।